Question number 21. If x, y, z are in AP, then 1 upon yz, 1 upon zx, 1 upon xy किस में होंगे? AP में, GP में, HP में, किस में होंगे? देखो तीन नंबर्स x, y, z अगर आपको AP में दिए हुए हैं तो अगर उन तीन नंबर्स को आप किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी AP में ही रहते हैं। ठीक है, जिसके साथ आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी को आप एक्स वाई जी पूरा इकट्ठा नंबर जो है इसके साथ डिवाइड करो, यहाँ पे भी एक्स वाई जी के साथ डिवाइड करो, यहाँ पे भी एक्स वाई जी के साथ डिवाइड करो, तब भी इस सीक्वेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एपी रहती है। अब यहाँ से x के साथ x कैंसिल हो गया, क्लियर है, तो बच गया आपके पास यहाँ से y कैंसिल हो रहा है, z से z कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास यहाँ पे बच रहा है 1 अपॉन वाई जी, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स जी, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई। तो ये जो तीन नंबर्स हैं, है ना, इसमें भी वही रिजल्ट लगेगा। मतलब अगर तीन नंबर्स एपी में हैं, उनका रेसिप्रोकल नहीं लिया, क्या किया मैंने, उनको वैसे का वैसे पड़ा रहने दिया, उनको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई जहाँ डिवाइड करूँगी तब भी वो एपी में रहते हैं, बस उनको कैंसिल वगैरह किया तो इट मीन्स वो भी किस में होंगे? एपी में। सो ए आंसर विल बी राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये AGP है, AP भी है, GP भी है। ठीक है, कैसे पता चला? फर्स्ट टर्म जैसे इसकी 1 है, ठीक है, अगर मैं इसको AP की टर्म कंसिडर करूं तो फिर 2 है, फिर नेक्स्ट 3 है, फिर नेक्स्ट 4 है, 5 है, साथ में यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2, यहाँ पे 1/4, नेक्स्ट 1/8, ठीक है, नेक्स्ट 1/16। तो अगर मैं जिनको रेड अंडरलाइन कर रही हूँ अगर उनको देखो तो वो AP बना रहे हैं, है ना, तो दूसरे वाले जो हैं वो GP बना रहे हैं, सो दैट्स वाई इसे AGP बोला जाता है। तो AGP के लिए फॉर्मूला रहता होता है, A लिखा जाता है फर्स्ट टर्म AP की, ठीक है, 1 माइनस रेशो लिखी जाती है GP की, प्लस फिर यहाँ पे D डिफरेंस होता है AP का, रेशो होती है GP की, अपॉन में 1 माइनस R रेशो का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता होता है AGP के सम को फाइंड करने का। ठीक है, तो A है यहाँ पे 1 अपॉन में 1 माइनस R, रेशो है 1/2, निकाल के देखो आप, रेशो 1/2 निकलेगी। DR है यहाँ पे, D फॉर डिफरेंस, डिफरेंस 1 है, रेशो 1/2 चल रही है, अपॉन में 1 माइनस R है 1/2 उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन ये जो है इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके 1/2 आएगा, ये 1/2 अपॉन में ये 1/2 का होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल लोगे इस चीज़ का तो वो 2 बनना है, 2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, नीचे यहाँ पे 1/2 है ना, वो 4/1 हो गया। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 + 2 जो कि आ गया आपका 4, जो कि आंसर रहेगा C। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना थोड़े अच्छे से, बाकी रिजल्ट्स आपको इसके कराए जाएंगे एक स्पेशल क्लास में। क्वेश्चन नंबर 23 है द सीरीज दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन। कन्वर्जेंट का मतलब होता है, देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए पहले कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्जेंट फाइंड करके फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तक पहुंचते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि इसमें n की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से इन्फिनिटी दी हुई हैं, क्लियर है। मतलब अगर मैं सीक्वेंस को खोलूँ, क्योंकि समीशन डाला हुआ है ना यहाँ पे, अगर समीशन है इसको ऐसे ये खुल के ऐसे होगा ना, 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे अप टू सो ऑन, है ना। तो कहता है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होगा? इन -α to α, -α to α अगर अल्फ़ा आपका कोई भी रियल नंबर हो, अगर अल्फ़ा 0 और 1 में हो, अगर अल्फ़ा 0 2 में हो, अगर अल्फ़ा 2 3 में हो, तब कब ये कन्वर्जेंट करेगा? देखो अल्फ़ा जो है बेसिकली जो x है ना, इसमें रह गया ये x, वो कह रहे हैं वो -α से अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बेसिकली होना क्या चाहिए? कोई भी रियल नंबर तो नहीं,
कोई भी रियल नंबर तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारी टर्म्स आगे चले जाते हो, सपोज ये बढ़ रहा है ना, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, सपोज बहुत आगे जाके 100 पे स्क्वायर है, बहुत बड़ा नंबर बन जाना है। यहाँ पे जो x का स्क्वायर है ना, ये आपका कन्वर्जेंट होने के लिए छोटी वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी रियल नंबर तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने खुद बड़ा ले लिया, 100 ही ले लिया, 1000 ले लिया, 50 ले लिया, ठीक है, बड़े से बड़ा पुट करी जाऊंगी तो ये बड़े से बड़ी वैल्यू दे जाएगा, तो ये बड़े से बड़ी वैल्यू देगा, ठीक है। अल्फा 0 से 1 तक सेट हो रहा है, क्योंकि जब भी हम 0 पॉइंट समथिंग, अल्फा अगर 0 and 1 में है, मतलब 0.2, कोई 0.7 है ना, जब उसका स्क्वायर होगा यहाँ पे 0.7 का सपोज स्क्वायर होगा, वो 0.7 से भी छोटा होगा, पता आपको, है ना, वो 0.7 से भी छोटा हो जाएगा। आई मीन टू से जब भी आपकी वैल्यू 0 and 1 के बीच में होती है, उसका स्क्वायर क्यूब वगैरह करने पे वो पहले से भी छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा आपका 0 से 2 के बीच में है, मतलब 1 ले सकते हैं। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं यहाँ पे, फिर मेरी सीक्वेंस क्या हो रही है, 1 + 2 पे स्क्वायर + 3 पे स्क्वायर, एंड तो इसका भी नहीं हो रहा कहीं पे, ये भी बहुत बड़ी बन जाएगी। 2 and 3 में 2.3, वो भी नंबर बड़ा ही देगा। सिर्फ आपका जो नंबर है 0 and 1 के बीच में, जो 0.2 है, उन्होंने इन वैल्यूज़ को छोटा कर देना है, तो सिर्फ इस ऑप्शन के लिए कन्वर्जेंट आ रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज़ के कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के टॉपिक्स बहुत डिटेल में करने के लिए, इनकी पूरी प्रॉपर नोट्स एंड वीडियोस लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि इसको कैसे नेक्स्ट टर्म निकालनी है भाई। जैसे यहाँ पे डिवाइड में देखो 2, 4, 8, 16 है, ऑब्वियस है डिवाइड में क्या होना चाहिए, डिवाइड में 32, तो 32 सारे कहीं है 32, है ना, सारे कहीं है 32, तो किसके साथ जाना नहीं पता चला। ऊपर वाली टर्म्स को देखो, यहाँ पे 3 है, 3 में 2 प्लस करा 5, 5 में 2 प्लस करके 9 नहीं आ रहा, 5 में 4 प्लस करके 9 आ रहा है, डबल करना पड़ा इसका 2 टाइम्स, तो 9 से 17 8, यस डबल करना पड़ रहा है। 16 ऐड करते हो तो फिर ये 33 बनेगा, तो 33 बन रहा है इनको ऐड करके। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। देखो अगर आप इसको देखो तो ये इसका रिजल्ट नहीं है, n स्क्वायर के समीशन का रिजल्ट होता है n + 1 2n + 1 अपॉन में 6, ये रिजल्ट रहता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। समीशन n का आंसर होता है n + 1 अपॉन में 2, ये भी नहीं है। n क्यूब का रिजल्ट होता है, यस n क्यूब के समीशन का रिजल्ट होता है n + 1 अपॉन में 2, उसका होल स्क्वायर, यस ये रहेगा, ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर्स देन नंबर ऑफ टर्म्स, देखो जब कोई भी एक्सपेंशन आप खोलते हो ना, x + a का होल स्क्वायर ही खोलते हो ना, 3 टर्म्स बनती हैं, खोल के देखो आप, a² b² a², x², a², ठीक है, 2ax, यही आनी है ना, 3 टर्म्स बननी, 1 2 3, जो रेज टू पावर होती है उससे एक ज़्यादा बनती है। क्यूब खोल के देखो, उसकी 4 टर्म्स बननी है, n है उसकी टोटल कितनी टर्म्स बननी है, n + 1। सम ऑफ कॉफिशेंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जब भी आपको कॉफिशेंट्स का सम फाइंड करना होगा, x एंड y को आप 1 पुट कर देना, a + b रेज टू पावर n, तो इसका आंसर b आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए आपको r निकालना होता है पहले, वो होता है जो भी रेज टू पावर होती है उसको जो पहले वाला x होता है उसकी रेज टू पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और डिवाइड में ये जो दोनों x हैं, ठीक है, इनकी रेज टू पावर को ऐड करा जाता है। जैसे 10/2 आंसर जो है वो 5 आया, r की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है, r की वैल्यू 5 है, तो आपको बेसिकली टर्म जो है, टर्म ज़्यादा निकालनी पड़ती है, ठीक है,
यहाँ पे जैसे 10 है रेज टू पावर, फिर यहाँ पे 5 लिखोगे। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है ना, अगर 6th टर्म है तो पैर में जो r होता है वो एक कम आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म निकालनी थी, ऑब्वियस है। इसको पूरी बाइनोमियल अगर आप खोलते हो ना तो x वहाँ से ख़त्म हो जाना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म निकालनी, लेकिन नेगेटिव साइन आना साथ में, वो आप ध्यान में रख लेना। सो इसको सॉल्व करने पे 252 बनेगा। नेगेटिव साइन मैं बता देती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास टर्म वो x है, उसके रेज टू पावर 10 - 5 5 रखा जाता है। जो दूसरी टर्म है वो है -1/x, उसके रेज टू पावर में ये पैर वाला रखा जाता है ना। तो ये जो नेगेटिव है उसके रेज टू पावर में 5 होने की वजह से, ठीक है, क्या आना है, एक नेगेटिव साइन बाहर आना है। क्वेश्चन नंबर 29, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + 2 रेज टू पावर 4 द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज। देखो आपको जो भी एक्सपेंशन दी हुई है इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी। देखो यहाँ पे रेज टू पावर 4 है ना, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स होंगी आपकी 5, ठीक है। तो सेंटर वाली टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म होगी। वो मैंने कैसे निकाली, मिडल टर्म थर्ड कैसे आई। मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, जब आपकी जो रेज टू पावर है जब वो इवन होगी, ठीक है, रेज टू पावर, तब आपने क्या करना है, उसको 2 के साथ डिवाइड करना है। जो भी आंसर आएगा उसको आपने 1 में ऐड कर देना है। कितना आंसर आया, 3। तो जो थर्ड टर्म रहेगी वो आपकी मिडल टर्म रहेगी। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 4C2, ठीक है। कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, जो होल रेज टू पावर होती है वो, ठीक है, C कॉम्बिनेशन। तो अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, एक कम लिखते हैं ना कॉम्बिनेशन में। तो जो 3x है इसके रेज टू पावर में आएगा 4 - 2 2, एंड ये जो 2 है जो सेकंड नंबर पे सेकंड जगह पे पड़ा होता है 2, उसके रेज टू पावर में ये नीचे वाला नंबर आएगा 2। दिस इज इक्वल टू 4C2 को सॉल्व करो, ऊपर 4 है नीचे 2 रहेगा, 4 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 2। तो 3 का स्क्वायर क्या है 9, x का स्क्वायर 2 2s are 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये जो 4 फैक्टोरियल है उसका मतलब है 4 3 2 1, नीचे है 2 × 2, क्लियर है। यहाँ पे रहेगा 9x² × 4, तो जो 2 2s are 4 है वो 4 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3 2s are 6, 6 9s are, आपको सिर्फ कॉफिशेंट ही लिखना था, है ना। तो 6, ये 6 बन रहा है ना, तो ये 36 बन रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके हो रहा है 216, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैसे आई, देखो जब भी आपको मिडल टर्म निकालनी है आपने फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे इवन है तो आपने रेज टू पावर n जो है, ठीक है, उसको 2 के साथ डिवाइड करके 1 ऐड कर देना है। मैंने ये टोटल टर्म्स क्यों निकाली, मैं ऐसे भी कर सकती थी कि जैसे टोटल टर्म्स 5 है ना, 5 एक छोटा नंबर है, यहाँ तक तो हम आराम से काउंट कर सकते हैं। तो मिडल टर्म यहाँ से साफ पता चल रही है कौन सी है, थर्ड है, ठीक है। टोटल टर्म्स 5 है, तो पहली 2 टर्म्स छोड़ दी, पिछली 2 टर्म्स छोड़ दी, बीच में मिडल टर्म जो है वो 1 ये थर्ड बच रही है, 3 बच रही है। सो दैट्स वाई मैंने T3 निकाला। तो जब यहाँ पे टर्म 3 होती है ना, कॉम्बिनेशन के पैर में यहाँ पे 2 होता है, आई बात समझ में। तो इसको सॉल्व करके 216 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये कौन सी थ्योरम है, ये हैने-बोरल थ्योरम है। ये जो स्टेटमेंट है ना कि सेट R का कोई भी सबसेट, अ सबसेट किसका, R का, ठीक है, कोई भी सबसेट R का कॉम्पैक्ट तब होगा, ये कॉम्पैक्ट तब होगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। अगर ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो ऐसा काम तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक आया है उसमें भी करा है, ठीक है, उसमें भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट सेट का एक क्वेश्चन आ गया है पीछे भी, तो आप उसको भी ध्यान में रखो। वो जो थ्योरम लगी थी उस क्वेश्चन में वो हैने-बोरल थ्योरम थी। क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शन f ऑफ x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन। ये कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है, इसके लिए ग्राफ बनेगा तो ठीक रहेगा, ग्राफ से भी कर सकते हो आप, नहीं तो आप वैल्यूज पुट करो। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार बनना चाहिए ग्राफ, ठीक है।
ये ओपन इंटरवल 0 से 1 है, इसको अगर मैं लिखूँ ना ओपन इंटरवल है इस साइड को ब्रैकेट पड़ी है ना, 0 1 है, इसका मतलब 1 की तरफ क्लोज्ड है। ये 0 भी बीच में इंक्लूड कर रहा है भाई, इसको छोड़ देना, क्योंकि 0 पे पुट करने पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। 1 एंड इन्फिनिटी पे अगर आप पुट करते हो, नहीं 1 एंड इन्फिनिटी पे, 1 पे तो चलो 1 बन रहा है ना, तो इन्फिनिटी पे 0 हो जाना इसने। सी के साथ चलेंगे, इसको छोड़ो अभी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाते हो तो इसके बीच में 0 आता है, ये भी इसको भी छोड़ दो क्योंकि 0 पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करना। अब ए एंड सी में से देखो क्या रहेगा, हमें कॉन्टिन्यूअस ग्राफ चाहिए, तो 1 से इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस ही चलेगा, आप जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करी जाओ इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूअस चलेगा ग्राफ। तो ये जो है ये सिर्फ 1 क्योंकि 0 को तो वैसे ही एक्सक्लूड करना है, तो सिर्फ 1 ए की वैल्यू है, इसमें सारी की सारी वैल्यूज हैं, ऑल वैल्यूज आर देयर, सो सी आंसर विल बी राइट आंसर, सो सी आंसर विल बी राइट। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज, ये ग्राफ बना लो आप, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ पे आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, continuous but not differentiable, neither continuous nor differentiable, not continuous but differentiable, ठीक है। ये मॉडुलस x का ग्राफ है कि जिस पॉइंट पे ये टच करता है, मतलब जिस पॉइंट पे कॉर्नर आ जाता है, ये कौन सा पॉइंट है इस ग्राफ का, ये जो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है वो ये है, जो येलो ग्राफ है वो मॉडुलस x का ग्राफ है, 0 पॉइंट इसका ये है। वो पूछ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस होता है ये टूटा तो नहीं है ना कहीं पे, कॉन्टिन्यू चल रहा है ना जितना भी है, यस कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है ये, नहीं ये डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएबल है, जिस पॉइंट पे कॉर्नर आ जाता है, ठीक है, ये कॉर्नर आ जाता है जिस पॉइंट पे, वो डिफरेंशिएबल नहीं रहता, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट नहीं आना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल रहता है, सो ए ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। कॉन्टिन्यूअस है, यस वो हमने ऊपर बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूटी से चल रहा है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, यस बी ठीक है। नीदर कॉन्टिन्यूअस, ये गलत बोल रहे हैं, कहते कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो सी डी भी गलत होंगे, ठीक है। कैसे चेक करा, बाकी रही इसके ग्राफ बनाने की बात, ये जो ग्राफ बना ना एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बना है, ये क्यों बना है कैसे बना है उसके लिए हम अलग से आपको टॉपिक देंगे, नोट्स देंगे, आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव मॉड में x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 है, इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हो, जो लिमिट है उसको h में चेंज कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये जो मॉडुलस है उसमें x की जगह पे क्या आ जाना 3 प्लस h माइनस 3, अपॉन में x की जगह पे क्या आ जाना 3 प्लस h माइनस 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, ऊपर जो आपके पास फंक्शन बच रहा है ऊपर भी तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो रहा है, तो h अपॉन h बच रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, पता लिमिट तब पुट करते हैं जब सारा सॉल्व वगैरह हो जाता है, सॉल्व होके तो 1 आ रहा है, सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा है, ठीक है, जो लिमिट है वो अल्फा अप्रोचेस टू बीटा है, तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, होता ऐसे था जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, एक्स अप्रोचेस टू ए होता था, ये जो a है ये कांस्टेंट होता था, ठीक है, ये जो x है ये वेरिएबल होता था, ऐसे ही होता था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा इसमें कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, बीटा कांस्टेंट हो गया, इसके जो फंक्शन दिया है दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चलो ये x कंसिडर जब आपने किया तो x की जगह पे आप बीटा पुट करोगे, मतलब अल्फा की जगह पे बीटा पुट करोगे, यहाँ पे बीटा पुट करा और यहाँ पे भी बीटा पुट करा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऐसे करने से ये 0/0 फॉर्म बन रही है। जब 0/0 फॉर्म होती थी तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी जाती थी, ठीक है,
जो साइन स्क्वायर है उसका हो जाना है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करनी थी ना, तो ये जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे, बीटा तो एक कांस्टेंट नंबर कंसिडर करा जा रहा है, यही कह रहे हैं हम कि जो ये बीटा है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो जानी है, यहाँ पे ये 0 हो गई, क्लियर है। नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा, नीचे कैसे होगा, अल्फा स्क्वायर है उसकी 2 अल्फा हो जानी, बीटा की 0 हो जानी। लिमिट जो है अल्फा अप्रोचेस टू बीटा सेम यही रहनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट साइन 2 अल्फा, ठीक है। ये साइन 2 अल्फा है, अपॉन में 2 अल्फा है, अल्फा की जगह पे आपको क्या पुट करना है, साइन ऑफ 2 बीटा, ठीक है। अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है, बीटा, साइन 2 बीटा अपॉन 2 बीटा, ठीक है। इट इज बीटा, क्लियर है। तो इसका रिजल्ट सी रिजल्ट रहेगा इसका। y की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, y की वैल्यू है tan इनवर्स साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉज x, ठीक है। तो आपको इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, ठीक है, आपको dy/dx बनाना है। जब भी हम dy/dx बनाते हैं ना, होता पता क्या है, फंक्शन को थोड़ा इजी कर लिया जाता है, तो इसको आप थोड़ा इजी करोगे, वो कैसे, tan इनवर्स को फिलहाल ऐसे रहने दो, अंदर को सोचो, यहाँ पे साइन अल्फा है, इट इज ओनली साइन x, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 2 साइन x अपॉन 2 कॉज x अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड में आपका 1 प्लस कॉज 2x, मतलब यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, अगर ये साइन 2x होता तो उसका फॉर्मूला होना था 2 साइन x कॉज x, ठीक है। असल में होता क्या है, अगर यहाँ पे x है तो ठीक है 2x है, अगर यहाँ पे 2x है तो उसके एंगल्स मैंने आधे कर दिए, यहाँ पे x था 2 तो मैं नेक्स्ट आगे ले आई, तो एंगल उसके मैंने आधे कर दिए, मतलब जो उसका थीटा था उसको मैंने हाफ कर दिया, x अपॉन 2 x अपॉन 2। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉज 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है 1 प्लस कॉज 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर x, ठीक है। अगर यहाँ पे 2x है उसका हाफ हो जाता है x, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉज 2x का फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, 1 प्लस कॉज x का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 कॉज स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है जी। 2 के साथ 2 कैंसल, यहाँ पे कॉज x अपॉन 2 और यहाँ पे कॉज 1 x अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर सिर्फ रह गया साइन x अपॉन 2, नीचे रह गया कॉज x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉज इज tan x अपॉन 2। ये जब कैंसिल होके x अपॉन 2 बनते हैं उसकी डिफ्रेंसिएशन करी जाती है, मतलब y का रिजल्ट क्या आ गया, x अपॉन 2, ठीक है। उसकी जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy/dx तो उसका रिजल्ट 1/2 रहता है। सो बी आंसर इज राइट आंसर। 36th क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है भाई, 1 रहेगा। बड़ा सारा फंक्शन देख के डर मत जाना, क्योंकि ई एंड लॉग ये कैंसिल हो जाते हैं, तो बचता तो सिर्फ x है, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे dy/dx क्या बननी है, 1। सो डी आंसर रहेगा। यस, क्वेश्चन नंबर 37, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉज x, डिफ्रेंसिएशन निकालनी है, dy/dx निकालना है। जैसे आपको y की वैल्यू दी हुई है साइन इनवर्स कॉज x, ठीक है, तो जब आप इसका dy/dx निकालोगे तो इट विल बी, ये x कंसिडर करो, इसे साइन इनवर्स x की जो डिफ्रेंसिएशन है वो होती है 1 अपॉन इन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है इसका, ये, ठीक है, कॉज स्क्वायर x। उसके बाद क्या होता है, ये जो x है इसकी डिफ्रेंसिएशन दोबारा करी जाती है, कॉज x की क्या हो जानी है, माइनस का साइन x, ठीक है। कॉज x की डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन x होती है, ये ऊपर आपका माइनस का साइन x रहेगा, नीचे डिवाइड में रूट में आपका साइन स्क्वायर x रहेगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन x, स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो ये आपका नीचे आ गया साइन x, तो साइन x के साथ साइन x कैंसल, तो ये रहेगा आपका -1। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। देखो आपके पास एक है x क्यूब, एक है आपके पास x रेज टू पावर 6, एक है x क्यूब। जब ऐसा लिखा होगा ना डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इसका विद रिस्पेक्ट टू इसका, कहने का मतलब
इसको u कंसिडर करो, इसको v कंसिडर करो। आपको du बाई dv निकालना है और कुछ नहीं करना, आपको du बाई dv निकालना है। आई बात समझ में? तो वो कैसे निकलेगा, जिसको आपने u कंसिडर करा है, ठीक है, उससे क्या निकलने वाला है, du बाई dx। एग्री? क्यों? क्योंकि u का फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ x है, तो उसका आंसर क्या रहना है, 6x रेज टू पावर 5। यहाँ पे dv बाई dx इज इक्वल टू 3 आगे आ जाना, 3x²। ठीक है जी। du बाई dx का आंसर ये रहेगा, dv बाई dx का आंसर जो है वो ये रहेगा। ठीक है, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू du अपॉन dx का जो आंसर है दैट इज 6x रेज टू पावर 5 अपॉन में dv बाई dx का है 3x², यहाँ पे रहेगा 3x²। ठीक है, 3 2 6, ठीक है, यहाँ पे 2 आया, x², यहाँ पे x रेज टू पावर 5 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, माइनस करो इनको, इनका रह जाना है 3, 2x³। सो du बाई dv का जो रिजल्ट है वो रहेगा 2x³। आई बात समझ में? द डिस्टेंस s ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, ये s की वैल्यू दी हुई है, s की वैल्यू है t³ माइनस 6t² माइनस 4t माइनस 8। इट्स एक्सेलरेशन वेनिशेस एट, इसकी एक्सेलरेशन कहाँ पे ख़त्म होती है? देखो s की वैल्यू दी है ना, जैसे तो उन्होंने कहा इट्स एक्सेलरेशन। देखो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, उससे जब आपने वेलोसिटी तक पहुंचना होता है, वेलोसिटी से जब आपने एक्सेलरेशन तक पहुंचना होता है, तब डिफरेंशिएशन करी जाती है। मतलब जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, जो s है उसका वेलोसिटी बन जाना है, जो t³ है उसका 3t² माइनस 12t माइनस 4 रहना है। ठीक है, जब एक बार फिर डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन बनता है 3 2 6t माइनस 12। कब कहता है इट्स एक्सेलरेशन खत्म हो जाती है, वो कहता खत्म हो जाती है, तो एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दो, 60 माइनस 12, तो t की वैल्यू कहाँ पे होता है, कितने सेकेंड्स में होता है, 2 सेकेंड्स में होता है, t इज इक्वल टू 2 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस। देखो स्टेटमेंट को देख के डरना मत, उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप ऐसे करो dt लिख दो, है ना, वॉल्यूम है, ऑफ वॉल्यूम v लिख दो, इज इक्वल टू, कहते इज इक्वल टू, तो मैंने इक्वल डाल दिया टू द, किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, dt। कहता विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस dr, मतलब dr बाई dt हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे d अपॉन dt, वॉल्यूम है ना, उसकी जगह पे आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगा दो, दैट विल बी 4/3 पाई r³। दिस इज इक्वल टू, यही वॉल्यूम होता स्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, dr अपॉन dt, तो यहाँ पे 4/3 निकाल लो, पाई निकाल लो, तो ये रहेगा आपका d अपॉन dt r³। दिस इज इक्वल टू dr अपॉन dt, तो 4/3 पाई, ये जो है ना ये रहेगा r³ है। ठीक है, तो आपको पता 3r² dr बाई dt हो जाना, 3r² dr बाई dt विच इज़ इक्वल टू dr बाई dt। ठीक है, तो अब आप इनको कैंसिल कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, जो मैंने किया क्या, मैंने उनको इक्वल रख दिया, इसका फॉर्मूला लगा नहीं सकती थी, इसका लगा सकती थी, उसका लगा के उसका फिर डेरिवेटिव कर दिया, dr बाई dt कैंसिल हो गए। आपके पास जो रिजल्ट आया वो है 4/3 पाई, ये 3 से 3 भी कैंसिल होता है भाई, ये 3 से 3 भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है, जो बचता है वो लिखो। एक तो 4 पाई बच रहा है, एक ऊपर साथ में r² बच रहा है, इक्वल में कुछ नहीं बच रहा। ये r² की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई, r इज इक्वल टू 1/4 का क्या हो गया 2, अंडर रूट में क्या है पाई, तो r की वैल्यू रहेगी 1/2 अंडर रूट में पाई। ठीक है, डी आंसर इज द राइट आंसर। 41st क्वेश्चन है, फॉर द कर्व x इज इक्वल टू t² माइनस 1, y इज इक्वल टू t² माइनस 2t। इस कर्व के लिए x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, कहता टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो
जब भी आपको टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दी होगी तब आप dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 के इक्वल रख देना। अगर आपकी टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी तो dx अपॉन dy निकाल के 0 के इक्वल रख देना। ठीक है, अब आपका पर्पस है dy बाई डी एक्स निकालना, क्योंकि अब टेंजेंट किसके पैरेलल दी हुई है, x एक्सिस के पैरेलल। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसका dx बाई डी टी निकालूंगी पहले, ऑब्वियस है ना, कि x किसकी फॉर्म में है, t की फॉर्म में, तो इसका रिजल्ट रहेगा 2t। dy बाई डी टी है यहाँ पे, वो रहेगा आपका 2t माइनस 2। आपने निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, उसके लिए ये ऊपर रखा जाता है। ठीक है जी, dy बाई डी टी ऊपर रखा जाएगा एंड dx बाई डी टी नीचे, dx बाई डी टी नीचे, विच इज़ इक्वल टू dy बाई डी टी की जगह पे आएगा 2t माइनस 2 अपॉन में dx बाई डी टी की जगह पे क्या आएगा 2t। अब ऊपर में से दोनों में से 2 बार कॉमन निकाला, t माइनस 1, नीचे में से 2t, 2 के साथ 2 कैंसिल, t माइनस 1 अपॉन में t। ठीक है, तो वो कहता फॉर द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, इस रिजल्ट को, है ना। तो t माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, 1। ठीक है, t की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, एक पहले भी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक पेपर मास्टर कैडर के किसी पेपर में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, साइन एक्स कॉज एक्स की, साइन एक्स कॉज एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है वो होता है रूट में डाला जाता है इनके यहाँ पे जो भी कॉफिशेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनके कॉफिशेंट्स ही 1 1 है, लेकिन अब प्लस में नहीं पूछा उन्होंने, कैसे पूछा है, उन्होंने प्रोडक्ट में पूछा है, मतलब साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट में है, तो इसकी मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 के साथ डिवाइड करना, है ना। तो 1/2 ये जो फंक्शन है, क्योंकि ये प्लस वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला जो अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ तो वो एक फॉर्मूला देगा। ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करोगे तो वो एक फॉर्मूला देगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2x होगा। ठीक है, अब देखो साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, साइन 2x की सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 1 कर देना है, मतलब ये वाला साइन डाल के ना। ठीक है, क्योंकि साइन 2x लेस देन 1 है ना, अगर साइन 2x लेस देन 1 है मतलब बड़ी वैल्यू उसकी 1 है, तो कि 2 के साथ आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सोच लो। तो ये जो चीज़ है वो किससे लेस है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1/2। सो बी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, -1 से 1। अगर ये वाला साइन साथ में पड़ा हो इट मीन्स वो क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल ऐसे होता था ना फंक्शन, तो ये सारे फंक्शंस अगर देखूं तो ये कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल हैं, इसको छोड़ के, ये डेरिवेबल नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब रही इन तीनों की बात, पहले वाला पॉइंट रोल थ्योरम का तो इन तीनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है फंक्शंस के लिए। दूसरा इसका होता है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल है, ये भी है, लेकिन दूसरी जो उसकी कंडीशन होती है वो होती है f(a) इज इक्वल टू f(b) चेक करना। अगर ऐसा हो तो वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट करते हैं जो f(a) है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट के लिए f(a) है वो -1 देगा, जो f(b) है वो 1 देगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके लिए चेक करो, ये दोनों इक्वल होंगे, f(a) मतलब a की जगह पे आपको क्या पुट करना, -1, b की जगह पे क्या पुट करना, 1। ये सेटिस्फाई हो रहा है, c फिर नहीं होगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। क्लियर है, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, जो f(x) फंक्शन है जो है log x अपॉन में x, कहते हैं ये इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है वो चेक करना है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, f'(x) को ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप इसको ग्रेटर देन 0 पुट करोगे, इसकी डैश को कहने का मतलब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। चलो यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं,
उसके लिए जो डिवाइड वाला होता है उस पर स्क्वायर डाल दिया जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, जो log x है उसकी डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस log x, ऐसे रखो x की डिफ्रेंसिएशन 1, x के साथ x कैंसिल होके 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर। तो वो कहता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो जो ये जो x है ना डिवाइड वाला, वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ये जो 1 माइनस log x है ना, ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो माइनस log x, ये जो 1 प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो गया। जब माइनस काटते हैं ना, ऐसे मत काट देना, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। log x लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब x लेस देन, जब इस साइड से log हटता है ना दूसरी साइड जाके वो e बनता है, मतलब x की वैल्यू e से छोटी है। अपर वैल्यू ये 3 में से दिख रहा है, a c d में से, सॉरी a b d में से, c को छोड़ दो क्योंकि वो 2e से छोटी वैल्यू। अब देखना है हमें कि 1e लें कि 0e लें कि 2e लें। 2e को भी छोड़ दो क्योंकि 1 को ये ले ही नहीं रहा, इसको छोड़ दो, 1 भी तो बीच में आएगा, 1 पे कोई दिक्कत नहीं है। 1 ही रहेगा जहाँ 0 ही रहेगा, ओपन इंटरवल है। 0 को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ लेनी है सारी। ये कहता है 1 को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ लेनी है सारी, नहीं, ये गलत होगा, ये गलत होगा, क्योंकि ये 1 को छोड़ के, ओपन इंटरवल है ना, 1 इंक्लूड तब होगा अगर 0 को छोड़ा जाए। 0 को छोड़ दे उसके बाद 1 आता है, क्लियर है, क्योंकि 0 पे इसने इन्फिनिटी बन जाना है, सो दैट्स वाई 0 को छोड़ते हैं। 45th क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। ये आपको जैसे कर्व दिया हुआ है, इसकी स्लोप फाइंड करनी है तो पहले dy/dx निकाल लो। ये जो स्लोप है ये टेंजेंट की निकलनी है, ठीक है, ये टेंजेंट की स्लोप निकलेगी। उसके लिए जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाना, इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे वो हो जाना, माइनस तो ऑलरेडी था, नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का 2 हो गया, +2 अपॉन में x क्यूब, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी डिफ्रेंसिएशन में तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो जब आप इसको आपने पुट करो, ये किस पे लेना है, ये -1 0 पे लेना है। कहता है x की जगह पे 1, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी y की जगह पे 0 ले लेना। हमारे पास तो सिर्फ x ही पुट करना है ना, तो कहने का मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जिसे हम dy/dx कहते हैं, ठीक है, अगर आप इसको m ऑफ टेंजेंट कह दो तब भी ओके है। m मतलब स्लोप, ठीक है। पुट करो x की जगह पे -1, 2x की जगह पे -1 पुट करो, 2 1 अपॉन x की जगह पे -1 पुट करो, उसके ऊपर क्यूब है, तो ये प्लस ये चीज़ बन जानी है आपका -2, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ये ओवरऑल माइनस में आना है, ठीक है, -2। तो आपका आंसर क्या रहा, -4। लेकिन ये स्लोप टेंजेंट की है, आपको स्लोप अगर नॉर्मल की निकालनी है तो जो टेंजेंट की स्लोप होती है उसका माइनस करके उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, क्लियर है। तो वो कौन सी थी, वो -4 को मैंने, ठीक है, ये जो रखी मैंने कौन सी स्लोप रखी, टेंजेंट की, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया, तो ये आपका रिजल्ट रहेगा 1/4। सो आपका रिजल्ट ए रहेगा आंसर। 46th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में है, e⁻x है, log x + 1/x dx, ठीक है। ये डायरेक्ट सम किया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है log x की डिफ्रेंसिएशन पड़ी है। अगर बाहर उसका e⁻x हो, अगर बाहर e⁻x हो, ठीक है, अंदर एक फंक्शन हो एंड साथ में उसकी डिफ्रेंसिएशन प्लस में पड़ी हो, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो e⁻x और जो फंक्शन है वो आ जाता है e⁻x log x + c, ये उसका आंसर होता है। ए आंसर रहेगा इसका। देखो जो डिनोमिनेटर है उसको पुट करो, sin x जो है उसको पुट करो t, तो sin x को पुट कर दिया आपने t, उसकी डिफ्रेंसिएशन करो, वो रही cos x dx = dt, cos x dx वो रहेगा dt। कहने का मतलब ये जो आपका इंटेग्रल है, जो cos x dx है उसकी जगह dt ने ले ली, डिवाइड में sin² x है
वो बन जाना आपका टी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन में आ जाना आपका। अगर आपकी लोअर लिमिट यानी कि जो x है वो π/2 है, यहाँ पे पुट करो। अगर आप x को π/2 पुट करते हो तो आपकी t की वैल्यू 1 आती है। अगर आप x को अपर लिमिट π/6 है, π/6 पुट करते हो तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे π/6 पुट करते हो, sin 30 1/2 होता है तो 1/2 आएगी। ठीक है, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 1/2 है, dt/t² आ गया। अब देखो नीचे छोटी लिमिट बड़ी लिमिट हो, ऊपर छोटी लिमिट हो, ऐसा नहीं होता था ना। ठीक है, जहाँ तो आप इसे सॉल्व कर लो। ये जो नीचे t² है ऊपर जाके माइनस का t² हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 यहाँ पे 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ऐसे होता था जो रेज टू पावर होती थी उसमें +1 ऐड किया जाता था, वही चीज़ जो है वो नीचे आएगी। ये जो लिमिट्स हैं ये राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी, यहाँ पे 1 एंड 1/2 रहेगा। ठीक है, ये सॉल्व करके आपका माइनस बाहर निकलता है, 1/t निकलता है, यहाँ पे 1/2 माइनस लगा। ठीक है, 1 लगा अपॉन t में पुट क्या करना है भाई, t में पुट क्या करना है, t में पुट क्या करना है 1/2 माइनस, फिर यहाँ पे 1/t में पुट करना है 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस, यहाँ पे 1 में 1/2 है जिसका रेसिप्रोकल लेके आप 2 कर दोगे ऊपर -1 विच इज़ इक्वल टू 2 - 1 1 मतलब -1 रहेगा। तो ये आपका बी आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे कर सकते हो। x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो आपने क्या करना होता है, इस x में से आपको ये फंक्शन बनाना होता है लिमिट्स के थ्रू, ये वाला फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, x-1 बनाना आपने। तो जब आपने ये वाला फंक्शन बनाना है उसके लिए आपको x में से 1 माइनस करना पड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस किया, यहाँ पे भी 1 माइनस किया, यहाँ पे भी 1 माइनस किया, -1 x-1 ये हो गया 0। अब ये जो आपका x-1 फंक्शन है ना, ये लेस 0 से है, 0 के साथ आपने चेक करना होता है, 0 से लेस है ये वाला फंक्शन, ध्यान से देखो। ठीक है, अगर 0 से लेस है कहने का मतलब जब इसका मॉडुलस हटता है ना, ठीक है, जब इसका मॉडुलस हटेगा तब पता क्या होना है, तब इस फंक्शन ने नेगेटिव बन के बाहर निकलना है। ठीक है, ऐसे अगर यही मेरा x-1 पॉजिटिव होता ना तो मैंने यहाँ पे प्लस का x-1 लिखना था। आई बात समझ में, ये 0 से 1 ऐसे रहेंगी। होप के बाद क्लियर है, माइनस ऐसे लगा, इंटीग्रेशन है। ठीक है, x की x² आ जानी है, 1 की x आ जानी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड्स पे लिमिट है वो राइट हैंड साइड्स पे आ जानी है, विच इज़ इक्वल टू माइनस लगा, x की जगह पे 1 लिखा 1/2, फिर x की जगह पे 1 लिखा, जीरोस पुट करोगे तो आपको पता 0 हो जाना, विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 - 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस। इसको सॉल्व करा इस चीज़ को, दैट इज़ -1/2, माइनस माइनस कट, दैट इज़ 1/2। सो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, समिशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 1 in अंडर रूट n² - r²। इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करोगे भाई, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। इंटीग्रेशन में जब कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, तब आपने रूट में से n के स्क्वायर को बाहर निकालना होता है। क्यों निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब रूट में से n का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वो n बनेगा, तो यहाँ पे 1 - r/n का होल स्क्वायर रहेगा। ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे r की वैल्यू 0, यहाँ पे n-1 है ना। होता बेसिकली क्या है, आपने इस क्वेश्चन को 1/n में एंड r/n में कन्वर्ट करना होता है। 1/n को आपने dx बनाना होता है, r/n को आपने x बनाना होता है। जहाँ पे लिमिट्स पड़ी होती हैं वहाँ पे भी आपको n के साथ डिवाइड, हर चीज़ देखो अपॉन में n है, तो लिमिट्स में भी यहाँ पे 0 था, उसको जब आप n के साथ डिवाइड करोगे तो जब n को आप इन्फिनिटी पुट करोगे, ऑब्वियस है ये 0 ही रहेगा, है ना। 0/∞ वो क्या रहेगा 0,
ठीक है। r की वैल्यू जो है वो 0। यहाँ पे भी आप n के साथ डिवाइड करोगे, r अपॉन n जो है अभी बताया आपको r अपॉन n x बनने वाला है, तो ये आपका x बन जाएगा। यहाँ पे भी ये किसकी वैल्यू है, ये r की। जब आप इसको डिवाइड करोगे n के साथ, r अपॉन n क्या बन गया, यहाँ पे x, ठीक है। तो n अपॉन n क्या बन गया, n अपॉन n, एंड यहाँ पे 1 अपॉन n। फाइन, n के साथ n कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 1 अपॉन n। जब कैंसिल होने के बाद तब आपने n को इन्फिनिटी पुट करवाना होता है। ओवरऑल कहूँ तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 बचेगी, यहाँ पे 1 माइनस 0। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा इंटेग्रल 0 से लेके 1 तक लिमिट ले रहा है x की वैल्यूज़। आई बात समझ में कैसे किया, जो लिमिट्स थी समीशन में पड़ी उनको भी मैंने n के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने n को इन्फिनिटी पुट करवा दिया, तो जो मेरा समीशन था वो इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। तो लिमिट्स जो हैं वो 0 से 1 तक आ गई। कैसे आई, जहाँ पे भी आपका r अपॉन n बनेगा वहाँ पे आप x कर देना, फाइन। एंड जहाँ पे आपका n नीचे में होगा, नीचे रहेगा, वहाँ पे n को आप 0 इन्फिनिटी पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन की तरफ आ जाओ। मैंने कहा है 1 अपॉन n क्या बनने वाला है, dx, तो यहाँ पे बन गया dx। 1 अपॉन में इन अंडर रूट 1 माइनस r अपॉन n की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 0 से लेके 1 तक 1 अपॉन में इन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये क्या है बेसिकली, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स की है ना, साइन इनवर्स x। फाइन, ये जो लेफ्ट हैंड में लिमिट्स हैं ये आपकी राइट हैंड साइड्स में आ जाती हैं, तब आप पुट करते हो साइन इनवर्स, अपर लिमिट 1 है माइनस लोअर लिमिट 0 है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का मतलब है पाई अपॉन में 2, ठीक है। मतलब साइन 91 होता है, साइन 0 0, मतलब ओवरऑल आपका आंसर जो है वो पाई अपॉन 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब ए आंसर रहेगा इसका।